वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग क्लास 12th का, ये है क्लास 12th का इंग्लिश, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। मैं बहुत ही एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ये है आपका 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। ध्यान रखेंगे, बिहार बोर्ड में इंग्लिश क्लास 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट है, और ये आपके 100 मार्क्स के आते हैं, इंक्लूडिंग ग्रामर। इसमें ग्रामर पार्ट भी होता है और लिटरेचर पार्ट भी होता है, तो ग्रामर भी मैं पढ़ाऊँगी। अभी इस क्लास में हम चैप्टर 1 इंग्लिश का जो प्रोज है, प्रोज मतलब जो कहानियाँ हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक आपका होता है पोइट्री सेक्शन, जिसमें कविताएं होती हैं, तो अलग सेक्शन है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल इस चैप्टर में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और जो चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये लिखा हुआ है महात्मा गांधी द्वारा। तो ध्यान देंगे, आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है। महात्मा गांधी हैं, ठीक है। अब देखिए, चैप्टर पढ़ने से पहले आपको उस चैप्टर का जो टॉपिक है उसका मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे कि इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होता है। अब सभ्यता कहने का मतलब कि हजारों सालों पहले हमारे जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे, कैसे खाते पीते थे, किसको पूजते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कब सोना जागना उठना होता था, उनके कोई भी काम करने का तरीका क्या था, तो वो हो जाता है सभ्यता। और कल्चर मतलब जो हमारा संस्कृति रहा है। संस्कृति तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि अगर हिंदू कल्चर के बारे में बात करें तो हम लोग जैसे देवी देवताओं को पूछते हैं, सूरज, पेड़ पौधा, नदी को पूछते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स हैं तो उसमें भी सेम चीज़ ही होता है। तो कल्चर मतलब जो संस्कृति है, जो आपको ज़िंदगी जीने का एक रास्ता बताती है, अच्छा तरीका बताती है, वो। और महात्मा गांधी के बारे में हम अभी ये जो आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ ना, तो इससे पढ़ेंगे। तो देखते हैं लाइन वाइज। तो देखिए, ध्यान देंगे, मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन, वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो इस पूरे लाइन का मतलब समझते हैं। लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी, जो कि उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है कि गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये इनका बर्थ मतलब कब जन्मे थे, तो इनका बर्थ हुआ था 1869 में, और इनकी डेथ कब हुई थी, तो 1948। याद रखेंगे, हमारा कंट्री आज़ाद कब हुआ था, 1947 में, और आज़ादी के 1 साल बाद ही क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था। जिन्होंने आज़ादी के लिए इतना लड़ा, बस वो क्या हुआ, आज़ाद भारत में बस वो 1 साल ही ज़िंदा रह पाए। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि उनका डेथ कब हुआ, तो देश आज़ाद हुआ 1947 को, और बस वो हमारे आज़ाद देश में 1 ही साल रह पाए, और नेक्स्ट ईयर ही उनका क्या हो जाता है, एसिसिनेशन हो जाता है। एसिसिनेशन मतलब उनको किसी षड्यंत्र के जरिए मार दिया जाता है, ठीक है। पॉपुलरली नोन एज बापू, इनको हम लोग ज़्यादातर बापू के नाम से जानते हैं। और फादर ऑफ नेशन, ये भी एग्ज़ाम में आता है कि फादर ऑफ नेशन मतलब कि राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी को कहते हैं, ठीक है। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, इस लाइन से पता चलता है कि गांधी जी ज़्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल का मतलब होता है जैसे कि धर्मगुरु, मतलब कि वो हमारे हिंदू शास्त्र या मुस्लिम्स हैं तो उनके शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, तो उसकी अच्छी अच्छी बातें वो बताते थे। उनका मकसद ही था कि पूरे विश्व में शांति हो, तो इसलिए कहा गया है कि वो ज़्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, जो लोग धर्म वगैरह का ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, तो स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है, नेता थे।
रैदर देन कि वो एक पॉलिटिशियन थे। ठीक है, मतलब इनको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को मानते थे। मतलब वो धर्म का संदेश सुनाते थे कि आप देखिए हमारा धर्म क्या बोलता है, ये करना चाहिए, शांति की ओर चलना चाहिए, प्रेम सद्भावना में रहना चाहिए। ठीक है। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped Indian gain independence. तो इन्होंने क्या किया था कि सक्सेसफुली मतलब बहुत ही आराम से, सक्सेस पाना होता है ना, जैसे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ताकि एक दिन आप सक्सेसफुल बन सकें, मतलब आपको एक दिन आप विजय हो सके, आप अपने मकसद को पा सकें। तो गांधी जी भी बड़े आराम से ब्रिटिशर्स से हम देश को आज़ाद किए थे। मतलब बड़े आराम से कहने का मतलब है कि वो जो आराम वर्ड है वो इस्तेमाल हो रहा है ट्रुथ, मतलब सच्चाई के दम पे, और नॉन वायलेंस के दम पे। ये दोनों को इस्तेमाल करके, ये दोनों इनका क्या था, एक तरह से शस्त्र था। तो गांधी जी का अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में जो सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट शस्त्र था वो था उनका ट्रुथ, मतलब सच्चाई, सही बोलते थे, डरते नहीं थे। और दूसरा था नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। ट्रुथ मतलब सच्चाई, सच बोलना, और नॉन वायलेंस, वायलेंस मतलब होता है ना हिंसा करना, एक दूसरे को काटने मारने की बात करना। और नॉन लगा है, इसका मतलब नहीं, नहीं करना, मतलब किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई मारने काटने, किसी को बर्बाद करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। तो इसके दम पे गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद किया था ब्रिटिशर से। तो ब्रिटिशर से लड़ने के लिए जो गांधी जी का शस्त्र था, जो इम्पॉर्टेंट वेपन था, वो था ट्रूथ और नॉन वायलेंस। तो याद रखेंगे, ट्रूथ और नॉन वायलेंस की हेल्प से ही गांधी जी देश को आज़ाद कराए थे। और भी हमारे देश के बहुत महान महान लीडर्स थे, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, सबके मिलने से ही हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। क्योंकि हम यहाँ पे गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी बातें कर रहे हैं। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. अब बोल रहे हैं कि गांधी जी हमारे भारत के पॉलिटिक्स में, भारत के राजनीति में कब घुसे, तो 1950 में घुसे, और अच्छा खासा पीरियड तक भारत की राजनीति में उनका योगदान रहा है। तो 1915 से 1948 तक बड़े आराम से उनका वर्चस्व रहा है। डोमिनेट करने का मतलब होता है जिसका खूब लोग मतलब बात मानते हो, जिनका खूब दबदबा हो, तो वैसा था। तो 1915 से 1948 तक गांधी जी का एक तरह से बहुत ज़्यादा दबदबा था। देखिए 1948 में इनका डेथ हो गया था और 1947 में देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अहम रोल था। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ a fanatic on 13th January 1948. His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste, idiomatic English. अब इसमें और बताया जा रहा है गांधी जी के बारे में। तो बोल रहे हैं कि गांधी जी का देहांत कब हुआ था, 13 जनवरी 1948। तो गांधी जी का जो डेथ हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1948 के दिन। तो इसको ध्यान रखेंगे। इन्होंने बहुत सारी क्या लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। देखिए ऑटो है, ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद का, खुद का। तो अब बायोग्राफी मतलब, बायोग्राफी मतलब होता है जो अपने जीवनी के बारे में बताता है, जो अपने लाइफ के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो खुद के बारे में, खुद की जीवनी लिखता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो इनके द्वारा खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है जो कि है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक ये है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दूसरा है
यंग इंडिया, तो ये देखिए, एक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और भी बहुत सारे हैं, जिसमें एक है यंग इंडिया, and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also a great master of jazz idiomatic English। तो ये सब जो है, जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ हो गया, यंग इंडिया हो गया, और बहुत सारे स्पीचेज इन्होंने दिए हैं, हर जगह स्टेजेस पे जाके लोगों को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है, मोटिवेट किया है कि देश की आज़ादी में आपको इस तरीके से लड़ना होगा। तो ये सब चीज़ और इतना जो इन्होंने लिखा है, तो ये सब बताता है कि गांधी जी एक आम इंसान नहीं थे, वो बहुत बड़े ओरिजिनल थिंकर, मतलब कि उनका जो विचार था वो काफ़ी गहरा और काफ़ी ओरिजिनल था। ओरिजिनल का मतलब होता है जिसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं हो, तो उस तरीके से वो सोचते थे। और बहुत बड़े एक तरह से इंग्लिश के जानकार भी थे, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहे हैं गांधी जी के बारे में कि मतलब इनका स्पीच जो होता था, भाषण जो होता था, नॉर्मल भाषण नहीं था, मतलब कि वर्ड्स का सिलेक्शन, शब्दों का चयन बहुत ही ज़बरदस्त करते थे। तो ये सब चीज़ इनके पर्सनालिटी के बारे में बता रहा है, इनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली withstood the passage of time. The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral wing। आप देखें, अब इसमें क्या बता रहा है कि इन्होंने ये जो चैप्टर लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो ये कहाँ से लिया गया है, इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि इस वाले चैप्टर को, इस वाले भाग को उठाया गया है, इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को उठाया गया है कहाँ से, तो यंग इंडिया से। यंग इंडिया इनके द्वारा लिखा हुआ बुक है, ठीक है। तो उसी यंग इंडिया से एक चैप्टर को ले लिया गया है और उसी चैप्टर को आपके बुक में एक चैप्टर बना दिया गया है, तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें वो बात करते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं वो, कि कैसे हमारे भारत का सभ्यता संस्कृति अलग है किससे, वेस्टर्न से। वेस्टर्न मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है। अब जैसे वेस्टर्न में कौन से कंट्रीज़ रहते हैं, तो जैसे यूरोप रहते हैं, यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, तो ये सब कंट्री कहाँ है, आपके वेस्ट में है, भारत के वेस्ट में है। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, यूएसए हो गए, तो इन लोगों का जो सिविलाइजेशन है हमारे सिविलाइजेशन से कैसे अलग है, क्या फ़र्क है, और कैसे उनके सोचने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, कैसे उनका कल्चर, कैसे हमारा कल्चर किस तरीके से अलग है, उसके बारे में ही इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। और गांधी जी ये भी मानते हैं कि जो हमारा सिविलाइजेशन है वो किसी और सिविलाइजेशन से मैच ही नहीं कर सकता। अब मैच करने का मतलब है कि हमारा सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एंशियंट है, मतलब बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि आज का बना हुआ भारत है, हजारों लाखों साल पुराना है। तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में अच्छे से। और गांधी जी ये भी बता रहे हैं इस चैप्टर में कि कैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कैसे पश्चिमी सभ्यता, उनका जो कल्चर है, सभ्यता है, कैसे हावी है किस चीज़ पे, मतलब टोटली डिपेंडेंट है। मतलब वेस्टर्न कल्चर मानते हैं कि मटेरियलिस्टिक, मतलब जो मटेरियल चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें, मटेरियल चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जिसको आप पैसे से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जितना सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं वो सब खरीद सकते हैं, जितना टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, सब खरीद सकते हैं। तो वेस्टर्न जो है, पश्चिमी सभ्यता, इस चीज़ पे ज़्यादा मानता है, ऐसा गांधी जी का कहना है इस चैप्टर में। और इसलिए वो कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो ज़्यादा उनका जो झुकाव है वो मटेरियल चीज़ों पे है, और वो चीज़ मटेरियल चीज़ों पे जो उनका झुकाव है वो कभी भी हमारे भारत के सिविलाइजेशन, भारत का जो सभ्यता है उसको कभी मैच नहीं कर सकता। क्यों नहीं मैच कर सकता? क्योंकि भारत का सभ्यता किस पे है, टोटली किस पे काम करता है, तो मोरल बींग्स पे करता है।
मतलब कि इंसानों की क्या खूबी होनी चाहिए या क्या इंसानियत होनी चाहिए, क्या एथिक्स होना चाहिए, क्या मोरालिटी होना चाहिए, उस पे काम करता है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर, जो कि ओरली बताना है। ओरली का मतलब होता है आप वर्बली बताएं, इसको कहीं लिखने का नोट डाउन करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर डिस्कशन इसको हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। तो आप अब बताएंगे कमेंट में कि आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। तो गांधी जी के बारे में 3-4 चीज़ तो आपने ऊपर ही पढ़ लिया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। फिर इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ये 2 चीज़ हो गया। फिर है इनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहते हैं। फिर इनका डेथ कब हुआ था, तो 1948 को हुआ था। फिर इनका क्या है, ऑटोबायोग्राफी बहुत सारे लिखा है इन्होंने। पहला तो है यंग इंडिया है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है। तो ये सब चीज़ तो आप जान ही गए इस बुक से ही, और आपको भी कुछ अलग से पता होगा तो आप वो कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। तो आपको अगर पता है कि गांधी जी ने बिहार के फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए कुछ किया था, अगर कुछ किया था तो क्या किया था, क्या आपको इसके बारे में पता है? चलिए मैं बता देती हूँ। तो गांधी जी ने बिहार में जो चंपारण है, जैसे कि ये हो गया हमारा प्यारा बिहार, तो बिहार में ये क्या है, वेस्ट चंपारण है ना, वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण में यहाँ पे आके उन्होंने किसानों के लिए, किसानों के साइड से लड़ा था, आंदोलन किया था, ठीक है। तो कब किया था, ये है बात 1917 की, 1917 में चंपारण आंदोलन। तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था, सत्याग्रह का मतलब होता है जो सत्य से किसी चीज़ को प्राप्त करे, जिसके लिए आपको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं हो। मतलब आप सिर्फ सच्चे हैं और आपकी बातें सच्ची हैं और आपने पूरा फैक्ट, तथ्य, जितने भी तथ्य हैं, जो भी चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं वो जेन्युइन है, तो आप सच्चाई के दम पे ही लड़ सकते हैं। तो गांधी जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। बिहार में 1917 में वेस्ट चंपारण में क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन कहते हैं, जो कि 1917 में हुआ था। और यहाँ पे किस चीज़ के लिए आंदोलन किए थे, तो नील की खेती, मतलब नील की खेती अंग्रेज ज़बरदस्ती करवा रहे थे। तो वहाँ के जो लोग थे, किसान थे, वो करना नहीं चाह रहे थे। तो उसके पीछे बहुत सारा वजह है, अब वो तो हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था कि इस किसान के लिए लड़े थे और आखिर में नील की खेती क्या हुआ था, बंद हुआ था। तो इस तरीके से सबसे पहला आंदोलन उनका हुआ था गांधी जी का, वेस्ट चंपारण में, जो कि बिहार में है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो अब आप बताएंगे कि आप क्या समझते हैं वो सिविलाइजेशन और कल्चर से। थोड़ा बहुत तो मैंने बताया है कि सिविलाइजेशन क्या कहते हैं और कल्चर किसे कहते हैं। तो अब आपको कितना समझ में आता है वो आप कमेंट में लिखेंगे। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। जैसे कि वेस्ट में, पश्चिम के देशों में वहाँ का कल्चर अलग है। अब कल्चर अलग कहने का मतलब कि जैसे कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग किसी भी तरह का कोई भी कपड़ा पहन लेते हैं, तो वो उनका कल्चर है, मतलब वो शुरू से वैसे है। ऐसा नहीं है कि वो किसी का देखा देखी करके देख के कर रहे हैं। शुरू से जब वो पैदा लेते हैं तो उनका रहन सहन ही वही है, वो उनका कल्चर है, वो उनकी संस्कृति है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में तो ऐसा तो नहीं है। हमारे इधर लड़कियों का जो पहनावा होता है वो साड़ी होता है, सूट होता है, लड़कों में धोती होता है, कुर्ता पैजामा होता है। तो ये हमारी संस्कृति है। तो देखिए, हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति से बिल्कुल अलग है कि नहीं है। तो इसी तरीके से आपको 2-3 पॉइंट कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। तो जो हमारे जितने भी होली स्क्रिप्चर्स हैं, होली स्क्रिप्चर्स कहने का मतलब जितने भी हमारे धर्म की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जितने भी स्पिरिचुअल बुक हैं, तो वो सारी किताबें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, मतलब कि पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए ह्यूमन का वैल्यूज़ क्या होना चाहिए, मतलब कि किसी भी इंसान को किस तरीके का कौन सा कर्तव्य करना चाहिए। मतलब कि आप पैदा लिए
अब पैदा लिए तो ऐसे थोड़ी अपना मन मर्जी करेंगे, जब मन किया तब उठ जाएंगे, जब मन किया किसी को कुछ बोल देंगे, किसी का सर फोड़ देंगे। तो ऐसा तो नहीं होता। आप पैदा लेते हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ पहले से होती है कि आपको किसी को बुरा नहीं कहना है, आपको किसी अनजाने को नहीं पीटना है, आपको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। तो ये सब ह्यूमन वैल्यूज़ है। दुख में है, कोई कष्ट में है तो आपको उनकी मदद करनी है। तो ये सब ह्यूमन नेचर है, भगवान ने हमें इसके साथ ही पैदा किया है। अब लोग क्या होते हैं कि लोगों को लगता है नहीं, मैं खुद का हूँ, माई वर्ल्ड, माई पता नहीं क्या क्या है, एक तो माई लाइफ, माई चॉइस, ऐसे कुछ है, मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसा करूँ, किसी को क्या। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे धार्मिक किताबों में बहुत सारी ह्यूमन को कैसे रहना चाहिए, उनके मोरल्स कैसे होने चाहिए, उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, सब लिखा हुआ है। तो आपने अगर कोई होली स्क्रिप्चर्स हिंदू का पढ़ा है, या आप जिस भी कम्युनिटी के हैं अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी। तो वो सब आप 1 या 2 कमेंट में लिखेंगे। अब जैसे कि मैं बता देती हूँ, बाइबल है क्रिश्चियंस के लिए, मुस्लिम्स के लिए क्या है, कुरान है, हिंदू के लिए क्या है, गीता है, महाभारत है, रामायण है। तो सब में क्या है, सद्भावना, प्रेम की बातें लिखी हैं। तो आप 1-2 पॉइंट आप जिस भी कम्युनिटी से हैं वो लिखेंगे कमेंट में। तो आज तो हमने सिर्फ गांधी जी के बारे में पढ़ा और इनके बारे में थोड़ा बहुत जाना, क्योंकि चैप्टर इनके द्वारा लिखा हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ध्यान रखेंगे कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो ये सब में इतना जो मैंने पढ़ाया है ना, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि पैराग्राफ के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट किया गया है, पैराग्राफ 1, 2, 3, 4। तो ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको चैप्टर याद हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आएगा ना, MCQ हो गया या फिर 2 लाइनर 3 लाइनर हो गया, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है कि 10-20 बार पढ़ जाना है इस चैप्टर को। और मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं इस पैराग्राफ से। पहले मैं इसको, इस पूरे कचरा को क्लियर कर देती हूँ, बहुत गचपच हो गया है, तो इसको क्लियर कर देती हूँ। और इस पैराग्राफ से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग बनते हैं वो मैं लिख देती हूँ, बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इस बार आपने देखा होगा, इस बार का पेपर, तो स्पेलिंग करेक्शन मतलब सही स्पेलिंग आपको लिखना है, वर्ड का मीनिंग भी पूछा गया है, और हिंदी में नहीं, इंग्लिश में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो चैप्टर है सिविलाइजेशन, मैं यहाँ लिख देती हूँ पहला, सिविलाइजेशन, ठीक है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता, ठीक है। दूसरा कल्चर, कल्चर कल्चर संस्कृति, ठीक है। थर्ड वन, और थर्ड वन में यहाँ से देख लेते हैं स्टार्टिंग से कौन सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो पॉपुलरली का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा हो, जो बहुत ज़्यादा, जिसको लोग जानते हैं, ठीक है। मैं डिफ़िकल्ट चुनती हूँ जो जिसके आने के चांसेस हैं। स्पिरिचुअल, ये आ सकता है, ये आ रहा है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा धार्मिक, जो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं उसको कहते हैं स्पिरिचुअल, ठीक है। जैसे कि धार्मिक कह सकते हैं, आध्यात्मिक लोग, आध्यात्मिक, धार्मिक,
मेरा हिंदी तो मैं लिख देती हूँ धार्मिक। अगर हिंदी में थोड़ा बहुत ये होगा हर्षिकार दीर्घिकार तो आप लोग उसको इग्नोर करेंगे प्लीज़। फोर्थ, ही सक्सेसफुली नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस लिख देती हूँ मैं, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है वायलेंस। अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, हिंसा ना करना, ठीक है। 5, इसके बाद स्पिरिचुअल पॉलिटिशियन सक्सेसफुली नॉन वायलेंस चीफ वेपन्स, वेपन मतलब होता है हथियार, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ होना, इंडिपेंडेंस मतलब जो स्वतंत्रता, डोमिनेटेड ये इम्पोर्टेंट है, डोमिनेटेड, डोमिनेटेड मतलब होता है जिसका वर्चस्व होता है। वर्चस्व कहने का मतलब जैसे मोदी जी का क्या है, प्रभुत्व है, मतलब लोग उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान इज्जत देते हैं, जिनकी बातें लोग सुनते हैं, ठीक है, वो हो गया, जिनका बहुत ज़्यादा अधिकार होता है, अधिकार। 6, ऑटोबायोग्राफी लिख देती हूँ मैं, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी तो मैंने आपको बताया था। ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब होता है खुद का, स्वयं, और बायोग्राफी मतलब लिखना, अपनी जीवनी के बारे में लिखना, तो आत्मकथा, आत्मकथा। 7 देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद है फैनेटिक। तो फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, जो एकदम नहीं होता कट्टर कि एकदम कट्टरता से लड़ गए, एकदम निडर थे, डरना नहीं किसी से, जो अपनी बातों पे अड़ा रहे, उसे कहते हैं तो कट्टर, ठीक है। कट्टरपंथी जैसे दीवाना कह सकते हैं, दीवाना। कट्टरपंथी, ठीक है। 8 नंबर। इस सब में अभी तक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ना आपका यही है, ये है फैनेटिक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी तक। ऑटोबायोग्राफी भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं लगा देती हूँ, काम करती हूँ। मैंने जो अभी तक जिसके वर्ड मीनिंग मैंने बताया है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। एक मिनट, हाइलाइटर, ये सिविल स्पिरिचुअल बताया मैंने, स्पिरिचुअल। उसके बाद मैंने नॉन वायलेंस बताया है, उसके बाद मैंने डोमिनेटेड बताया है, फैनेटिक बताया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया होगा अभी तक, 7। हाँ, आगे देखते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। न्यूमेरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नंबर में, आर्टिकल्स मतलब कुछ लिखना, स्पीचेस भाषण देना, ओकेज़न। रिवील इम्पॉर्टेंट है। रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में खुलकर बताना, रिवील। अब तो यहाँ स्पेस भी नहीं है। प्रकट करना, खुलकर बताना, खुलकर बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। थिंकर मतलब जो बहुत अच्छे विचारों के, अच्छे सोच का हो, उसको कहते हैं थिंकर। 9 नंबर, ये देखो हाइलाइटर में ब्लैक चल गया थिंकर उल्टा पुल्टा हो गया ना। 9 नंबर थिंकर, उच्च विचारों वाला, ठीक है। 10th नंबर देख लेते हैं। अब इडियोमैटिक, चेस्ट, देखिए ब्लैक से हो गया, हद है, ब्लैक से कभी हाईलाइट होता है, कोई चीज़ दिखेगा ही नहीं, ब्लैक से हाईलाइट हो जाएगा तो। चेस्ट का मतलब होता है जो बहुत पवित्र होता है,
ठीक है, चेस्ट, पवित्र, ठीक है। और 10 के बाद मैं ना अगले क्लास से ना एक ब्लैंक नोट रखूँगी, ब्लैंक नोट पेज, ताकि उसमें अच्छे से लिख सकूँ। अभी तो जैसे तैसे हो गया है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से देखेंगे। इडियोमैटिक, इडियोमैटिक, इडियम्स, जैसे इडियम मतलब होता है ना मुहावरा, कहावत, उसी से आया ये। तो इडियोमैटिक, मुहावरेदार, ठीक है, मुहावरेदार मतलब जिसको घुमा फिरा के मस्त बोलने का लहजा हो, तरीका हो, वो हो गया, ठीक है, इडियोमैटिक। और बाकी तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। टेंडेंसी, एक ये है, टेंडेंसी का मतलब होता है चाल ढंग, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 12 नंबर, टेंडेंसी, ठीक है, टेंडेंसी हाईलाइट कर दिया है मैंने। टेंडेंसी का मतलब लिख ले, चाल, तरीका, ये होता है। उसके बाद प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है जिसको होता है ना बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल गया हो, जिसको आप पहले से ही खूब फेवर कर रहे हो, खूब उनको आदर दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, उसी को कहते हैं प्रिविलेज। जैसे नहीं कहते हैं कि अरे ये तो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ था, मतलब कि पहले से अमीर है, पहले से सारी सुख सुविधाएं हैं इसके पास, प्रिविलेज। विशेषाधिकार, कार, ठीक है। तो ये हो गया सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो मुझे लगे इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और है मटेरियल, मटेरियलिस्टिक, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी लिख देती हूँ मैं 14। मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक का मतलब जो होता है वस्तु, ऐसे लिख सकते हो किसी प्रकार, एक मिनट, मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है जिसको है ना मटेरियल चीज़ें जो पैसा से ख़रीदा जा सके उसको कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप क्या उसको ख़रीद सकते हैं, घृणा, मोहब्बत, प्रेम को ख़रीद सकते हैं, नहीं ना ख़रीद सकते हैं। तो ये होता है भौतिक, जो भौतिक चीज़ों से बहुत, जिसका स्नेह हो, प्यार हो, भौतिकवादी, ठीक है। तो ये हो गए सारे आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, ये हो गए थोड़ा सा गांधी जी के बारे में, और मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दिया है वर्बली। जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर दूंगी। आप क्या करेंगे, ये पूरे वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विथ स्पेलिंग, स्पेलिंग के साथ। सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, कल्चर मतलब होता है संस्कृति, स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, धार्मिक लोग, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना, किसी का किसी तरह का मार पीट खून खराबा नहीं करना है। डोमिनेटेड मतलब जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, जिसकी बातें लोग सुनता हो। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, अपने जीवन के बारे में बताना। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, दीवाना, मतलब कोई चीज़ को पकड़ के बैठ गया, कोई विचार को पकड़ के बैठ गया तो वही सही है, बाकी सब गलत। रिवेल मतलब किसी चीज़ के बारे में व्याख्या करना, बताना। थिंकर का मतलब होता है उच्च विचारों वाला, अच्छी सोचों वाला। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र। टेंडेंसी का मतलब होता है चाल, तरीका, ढंग। इडियोमैटिक का मतलब हो गया मुहावरेदार, और प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, और मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है भौतिकी चीज़ें। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगले नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ाऊँगी, मतलब बेसिकली चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर का सब काफ़ी बड़ा बड़ा है तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके 100 मार्क्स के हैं, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ना है। थैंक यू एवरीवन।